बिहार की एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। अगर इसकी ऐतिहासिक मान्यता देखी जाए तो आपको पता ही होगा कि पहले ज़माने में पाटलिपुत्र एक ऐसी जगह थी जिसे राजधानी बनाया जाता था। राजा महाराजा राज करते थे वहाँ से। और आज भी ये जो सीट है, लोकसभा सीट पाटलिपुत्र जो है, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये जो सीट है फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 में हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ से बिहार के जाने माने नेता लालू प्रसाद यादव भी लड़ चुके हैं। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी 2 बार यहाँ से लड़ चुकी हैं और दोनों ही बार उनको शिकस्त हासिल हुई। इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ से 2 बार 2014 और 2019 में विजेता रहे रामकृपाल यादव को फिर से उतारा है। और आरजेडी ने फिर से एक बार मीसा भारती को ही उतारा है, जबकि वो 2 बार वहाँ से हार चुकी हैं। तो इस सीट पर इस बार क्या नया ऐसा होगा, क्योंकि कैंडिडेट तो वही पुराने हैं। तो क्या इसमें बदलाव होंगे? इस बार क्या जनता मीसा भारती का सपोर्ट करेगी या फिर से एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? इसका एनालिसिस करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता जी। तो स्मिता जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही 2 बार जिन कैंडिडेट्स को उतारा था, फिर से उन्हीं कैंडिडेट्स को आपस में रख दिया है? चाचा वर्सेस भतीजी की लड़ाई फिर से एक बार देखने को मिलेगी। तो क्या इस बार कुछ बदलाव आएगा या पुराने ढर्रे की तरीके ही फिर से एक बार बीजेपी जीतेगी और आरजेडी की शिकस्त होगी? ऐसी चर्चा थी जब टिकट का अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ था कि रामकृपाल यादव को टिकट मिलेगा या नहीं। एक संभावना है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि 2 टर्म से आगे वालों को रिपीट नहीं किया जाएगा और बहुत सारे समीकरणों को देखा जाएगा। लेकिन फिर एक बार बीजेपी ने रामकृपाल यादव को ही उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि रामकृपाल यादव आरजेडी से ही बीजेपी में आए हैं। 2014 में वो आए, जब उन्हें पाटलिपुत्र से टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के बीजेपी में चले आए और उन्होंने 2 बार मीसा भारती को हराया। दोनों के जीत हार के का जो अंतर है वो 50,000 से भी कम वोट का ही रहा था जी। तो इतने से वोटों को कवर करना, 5 साल के अंतराल में खेल पलटना, इतना कोई मतलब इतनी कोई अचरज की बात नहीं होती है। ऐसा होता रहता है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन इस बार की बात करें तो बिहार की राजनीति ने 5 बार में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखे। नीतीश कुमार पलट कर महागठबंधन में चले गए, फिर महागठबंधन से नाता तोड़कर वापस एनडीए में चले गए और आखिर करके अब एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है, जिसमें नीतीश एनडीए की तरफ में। जैसे अगर एनडीए की बात की जाए तो जो ये गठबंधन है, महागठबंधन 2009 से इस सीट पर कब्जा किए हुए है। 2009 के बाद से यहाँ पर एनडीए की सरकार के अलावा और कोई सरकार अभी तक नहीं आ पाई है। तो इस बार अगर कुछ भी समीकरण बदलते हैं तो वो बहुत ही दिलचस्प होगा। आंकड़ों की बात करें अगर तो 2019 में रामकृपाल यादव वर्सेस जब मीसा भारती का जो कंटेस्ट हुआ था चुनाव, तो विनर रहे थे रामकृपाल यादव, जिनको 5,09,557 वोट मिले थे, यानी कि टोटल वोट परसेंटेज के 47.28%। और मीसा भारती को जो रनर अप रही थी उनको मिले थे 4,70,236 वोट। अगर देखा जाए इस अंतर को तो ये सिर्फ 39,000 का अंतर है। और ये वोट गैप अगर कवर करना हो तो बहुत बड़ी बात नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि 40,000 वोट का अंतर अक्सर बहुत कम ही माना जाता है। तो जब 2009 में लालू यादव यहाँ से हारे थे, लालू यादव भी यहाँ से हारे थे, जैसा हमने आपको बताया था, तो लालू यादव वर्सेस रंजन प्रसाद यादव की यहाँ पर लड़ाई हुई थी। और जो रंजन प्रसाद यादव थे ये भी रामकृपाल यादव की तरह आरजेडी से ही निकल के गए थे और वो लालू प्रसाद यादव के सामने खड़े हुए थे और लालू प्रसाद यादव हार गए थे। तो जब दोनों ही बार इस सीट से जो गढ़ कहा जाना चाहिए एक तरीके से लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि 2009 के पहले हमेशा से ही ये जो सीट है यहाँ पर यादवों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव का हारना और उनकी बेटी का हारना, क्या ये इस बार रिपीट लगेगा? क्योंकि 2 बार जब जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया, तो क्या तीसरी बार में ऐसा कुछ किया है उन्होंने जिसके ऊपर उन पर भरोसा जताया जाए? देखिए पुष्कर, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जब कह रहे हैं कि आप यहाँ पर यादव वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और 2 बार पार्टी, एक बार पार्टी सुप्रीमो और पार्टी सुप्रीमो की बेटी अपने ही पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं से हार गई, तो इससे ये समझ सकते हैं कि जनता अपना नफा नुकसान देख करके अपना पाला चुनती है। लेकिन
क्या होगा ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर था वो इतना विशाल अंतर नहीं था कि 2 लाख 3 लाख वोटों के अंतर से जैसे बीजेपी के कुछ नेता बिहार में जीते, उस तरीके का ये अंतर नहीं था। तो इस तरीके के अंतर को कवर करना इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात वही होती है कि अगर ये इतना मुश्किल नहीं होता है तो सामने वाले के लिए इस अंतर को बढ़ाना या बरकरार रखना भी मुश्किल नहीं होता है। ये सारा खेल इस पर है कि कौन अपने मुद्दों से वोटर्स को आकर्षित कर सकता है, कौन वोटर्स को ये विश्वास दिला सकता है कि वो उनके लिए बेहतर विकल्प है, बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है। जनता उसी के साथ जाती है। बाकी जहाँ तक आपने गढ़ और मठ की बात की है, तो वो सारे गढ़ सारे मठ 2014 के बाद भारतीय राजनीति ने टूटते, दरकते, बिखरते हर तरीके से देख लिया है। तो जैसा मीसा भारती के साथ एक जो टैग जुड़ा हुआ है लालू प्रसाद यादव जी का, जो कि उनके पिताजी हैं, तो उनकी जो एक फैमिली लेगेसी है वो तो उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन राम कृपाल यादव के बारे में अगर बात करें तो राम कृपाल यादव 2 बार लोकसभा मेंबर रह चुके हैं और सेंटर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। और अगर देखा जाए तो ये पहले आरजेडी में ही थे, समाजवादी विचारधारा को सपोर्ट करते थे, और जब इन्हें सीट नहीं दी गई तो इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इस तरीके से इन्होंने अपनी जो एक ऑडियंस थी खुद ही क्रिएट करी है, खुद ही अपने मुद्दे उठाए। पार्टी बीजेपी का सपोर्ट मिला वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक पार्टी में रहते हुए वहाँ से बगावत करी और अब उस पार्टी को हराया, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन अगर देखा जाए 2014 में भी ये जीते, 2019 में भी जीते। इस सीट के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जाम की समस्या है। पटना गया 4 लेन हाईवे अभी तक नहीं बना है, इसलिए वहाँ पे जाम की समस्या रहती है। बिहटा एयरपोर्ट नहीं बना है। उसके अलावा बालू उत्खनन पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, अभी भी अवैध तरीके से वहाँ पर बालू उत्खनन होता है। दियारा में बाढ़ की समस्या आज भी है। तो अगर 10 सालों में ये सारी समस्याओं में से कोई भी निवारण नहीं हो पाया है तो क्या इस बार इन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा सकता है? क्योंकि ये मुद्दे 10 साल से तो पूरे नहीं हुए, तो क्या जनता इन पे भरोसा दिखाएगी? जो आपने मुद्दे कहे हैं, समस्याएं, वो ज्वलंत समस्याएं हैं, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो ज़्यादातर पिछले 2 चुनावों का हम पैटर्न देखें तो, और इस चुनाव में भी अब तक जिस दिशा में प्रचार चल रहा है, तो ये चुनाव स्थानीय मुद्दे इनमें उतने प्रभावी नहीं है जितने कि राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हैं। तो समस्याएं तो है ही, लेकिन बात यह है कि इस बार का चुनाव अभी तक तो स्थानीय मुद्दों पे लड़ते हुए नहीं देखा जा रहा है। एक चेहरे, एक राष्ट्रीय मुद्दे, एक राष्ट्रीय नेता, इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। तो अब ये देखना है कि पाटलिपुत्र और वहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों को मतलब प्राथमिकता देती है या फिर वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जाना पसंद करती है। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि पाटलिपुत्र में यादव, भूमियार और कुर्मी की जो जाति है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है। तो क्या यहाँ पर जातिगत समीकरण जो देखे जा रहे हैं और जातीय समीकरण, क्या इनका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? क्योंकि दोनों तरफ यादव और यादव है, यादव वर्सेस यादव। तो क्या जो वोट हैं वो बटेंगे या फिर भूमिहार और कुर्मी एक साइड होंगे और यादव एक साइड होंगे? क्या देखने को मिल सकता है? 2014 के बाद से बिहार की अगर आप 40 बिहार में सीटें हैं उनका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि जाति एक प्रमुख मुद्दा रहा है। लेकिन वोट अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 90 के शुरुआती दशक में जो वोट बैंक हुआ करता था वही एक पार्टी का वोट बैंक लगातार बना हुआ और बरकरार है। तो वोट बैंक में तो इधर उधर की सेंध, फ्लोटिंग वोटर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लगती रहती है। लेकिन जो आपने कहा है कि जाति, वो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि भारतीय चुनाव में और भारतीय सामान्य जीवन में जाति आज भी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। लेकिन यादव बनाम यादव तो पिछले 2 चुनावों से हम देख रहे हैं कि यादव बनाम यादव की ही लड़ाई रही है। लेकिन उस लड़ाई को जीतने में राम कृपाल यादव कामयाब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बतौर राजनेता जो उन्होंने अपना कद बनाया, आरजेडी, उनकी एक लंबी राजनीतिक यात्रा आरजेडी की ही रही है। बल्कि वो तो आरजेडी के लालू यादव के सबसे करीबी लोगों में भी उन्हें शुमार किया जाता था और कहा तो यहाँ तक जाता है कि मीसा भारती और उनके सब बच्चे उन्हें चाचा कहा करते थे। तो लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने अपना एक वोट बैंक को कहीं ना कहीं जोड़ करके रखा और वो उसको जीतने में कामयाब रहे। 2 बार वो सांसद बने हैं। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि पाटलिपुत्र की राजनीति कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि चाचा वर्सेस भतीजी की लड़ाई जो है वो 2 बार पहले भी देखी जा चुकी है। इस बार इस लड़ाई को कौन जीतता है, कौन दांव मारता है, ये देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।